6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में अमेरिका ने वो इंतहाई कदम उठाया जिसके बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। ये तबाहकुन मनाजिर हैं हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिकी न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय के। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1947 में आज़ाद होते ही न्यूक्लियर हथियारों को गैर फाल करने और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को महज पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो उस वक्त एक नई रियासत थी, इसकी उन पुरअमन मकासद तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना दी गई। 1953 में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। इस प्रोग्राम का फेस एजेंडा ये था कि यूएस महज पुरअमन मकासद के लिए जैसा कि पावर, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक को फराहम करेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले ममालिक को एक ट्रीटी साइन करनी होगी जिसके तहत वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकेंगे। पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ज़फरुल्लाह खान ने यूएस में ये लॉबी करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान का दूर दूर तक न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं। 1950 तक पाकिस्तान ने अमेरिका के कई न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस के साथ न्यूक्लियर साइंस और इंजीनियरिंग को स्टडी करने के मुआहदे भी साइन कर लिए। 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी जिसका मकसद पाकिस्तान में न्यूक्लियर एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादें मजबूत करना था। 1957 में यूएस और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा साइन जिसके तहत पाकिस्तान को एक रिसर्च रिएक्टर देने के साथ साथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन की तरबियत भी फराहम करना शामिल। लेकिन PAEC के उस वक्त के चेयरमैन डॉक्टर नसीर अहमद इस मुआहदे से ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि इंडिया की तरह पाकिस्तान भी रिसर्च रिएक्टर की बजाय पावर जनरेशन रिएक्टर यानी बिजली बनाने वाले रिएक्टर हासिल करे। PAEC ने उस वक्त कनाडा की गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उनसे कैन यू टाइप पावर रिएक्टर हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन उस वक्त इनकी कीमत कई मिलियन डॉलर थी जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। चुनांचा फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त दीगर अमूर को इस रिएक्टर पर तरजीह दी। 1960 में जब जुल्फकार अली भुट्टो मिनिस्टर ऑफ फ्यूल, पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तैनात हुए तो उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर संजीदगी दिखाई। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो उस वक्त सदर अयूब खान के साइंटिफिक एडवाइजर थे, उनके मशवरे पर PAEC के चेयरमैन को तब्दील कर दिया और डॉक्टर IH उस्मानी को नया चेयरमैन तैनात किया गया। अब डॉक्टर उस्मानी और भुट्टो दोनों का विजन ये था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक खेप तैयार की जाए और पाकिस्तान का पहला पावर रिएक्टर भी हासिल किया जाए। 1967 तक पाकिस्तान की हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत के साथ 137 मेगावाट कैन यू टाइप पावर रिएक्टर की डील भी फाइनल कर दी जिसे आज कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ PAEC ने इस्लामाबाद में एक 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर भी लगाया। अब पाकिस्तानी रियासत के दो मकासद, नंबर 1 स्किल्ड न्यूक्लियर फोर्स का क़याम यकीनी बनाना, नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन कनाडा के साथ भी पावर रिएक्टर की डील किसी तनाज़े से खाली नहीं हुई। हुआ ये कि कनाडा की गवर्नमेंट ने एक शर्त आयद कर दी जो पाकिस्तान को किसी सूरत भी कबूल न थी और वो शर्त ये थी कि ये रिएक्टर और इसकी फैसिलिटी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जेर निगरानी रहेगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जब यही रिएक्टर भारत के हवाले किया गया तो उसके ऊपर तो इस किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की गई, जिस पर कनाडा की हुकूमत का ये कहना था कि भारत ने इस रिएक्टर की कीमत यकमुश्त अदा की है। अगर पाकिस्तान भी ये कीमत यकमुश्त अदा करते तो इस पर भी इस किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की जाएगी। दोस्तों, इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने के अज़ाइम उसी वक्त सामने आना शुरू हो गए थे जब 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त इंडिया के इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने होमी जे भाभा को एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कमेटी का हेड बना दिया और कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया एटमी ताकत को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। ताहम अगर इंडिया को धमकाया गया तो वो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की कोशिश करेगा। भारत के क़याम के बाद 1948 में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें पुरअमन मकासद के लिए एटमी ताकत को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर बहैसियत कौम हमें इस बात पर मजबूर किया गया कि हम इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो फिर हम में से किसी के पाकीज़ा अज़ाइम इस कौम को रोक नहीं सकेंगे। दोस्तों, ऐसी स्टेटमेंट 1948 में देना ये बात वाज़ह करता है कि भारत अपने क़याम के बाद ही जोरी हथियार बनाने के लिए पुरज़म था, लेकिन दुनिया के सामने उसकी पॉलिसी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ही थी। होमी जे भाभा की सरबराही में इंडिया ने उस वक्त के बैनुल अक़वामी साज़गार माहौल का भरपूर फायदा उठाया और मुकम्मल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को हासिल किया। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत इंडिया के 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को USA में 1955 से लेकर 1974 तक तरबियत दी गई। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर एस्पेरा यूके की मदद से 1955 में एस्टैब्लिश किया। यूके ने न सिर्फ ये रिएक्टर एस्टैब्लिश करने में भारत की मदद की बल्कि साथ ही साथ भारत को हैवी वाटर भी फराहम किया जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का एक अहम कंपोनेंट होता है। इंडिया ने कनाडा की मदद से एक 40 मेगावाट का साइरस पावर जनरेशन रिएक्टर भी लगाया
जिस पर मुकम्मल इंटरनेशनल सेफगार्ड मौजूद नहीं थे। फिरोज हसन खान अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बम में इन सेफगार्ड की मौजूद न होने की वजह ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक वर्बल यानी कि एक जुबानी और गैर रस्मी यकीन दहानी ये करवाई थी कि इस रिएक्टर का फ्यूल बिल्कुल भी वेपन ग्रेड प्लूटोनियम हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इस यकीन दहानी की वजह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर लेस्टर पियर्सन ने अपनी ब्यूरोक्रेसी की साइरस के लिए IAEA की इंस्पेक्शन की डिमांड को ओवररूल कर दिया। लेकिन जॉर्ज पर्कोविच अपनी किताब इंडियन न्यूक्लियर बम द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल प्रोलिफरेशन में ये बताते हैं कि इंडिया ने एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कमिटमेंट ये भी की थी कि इस रिएक्टर का ईंधन महज पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। ताहम दोस्तों, कोई भी बात दुरुस्त हो, एंड रिजल्ट ये निकला कि भारत ने इस मटेरियल को इस्तेमाल करके 1974 में अपना जोहरी तजर्बा कर लिया। 1961 में इंडिया ने ब्रिटिश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इश्तराक से फीनिक्स प्लूटोनियम प्लांट की बुनियाद रखी। ये प्लांट इस काबिल था कि इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम को अलग कर सके। इस प्लांट को साइरस रिएक्टर के साथ लिंक किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत से 1964 में पहले वेपन ग्रेड प्लूटोनियम के शॉक मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा और न्यूक्लियर कम्युनिटी भारत में होने वाले इक़दामात को बहुत बारीकी से देख रहे थे। पाकिस्तानी साइंटिस्ट, सिविल और मिलिट्री अदारे इस हकीकत को बखूबी जान चुके थे कि भारत पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में न्यूक्लियर वेपन बनाने का इरादा रखता है। 1961 में भारत की हुकूमत की एक स्टेटमेंट ये थी कि भारत अगर चाहे तो अगले 2 साल के अंदर मकामी सतह पर एटम बम बनाने की सलाहियत रखता है। इस स्टेटमेंट के बारे में जब पाकिस्तानी वजीर खारजा मंजूर कदीर से सहाफियों ने सवाल पूछा तो उनका रद्द-ए-अमल ये था, We too shall have to match it, यानी हमें भी इस किस्म के जोहरी हथियार बनाना होंगे। 1965 में डॉक्टर मुनीर अहमद खान, जो उस वक्त IAEA के हेडक्वार्टर्स वियना में तैनात थे, उन्होंने उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को बताया कि वो खुद 1964 में भारत के साइरस प्लांट फैसिलिटी का दौरा कर चुके हैं और ये कि वो ये बात कह सकते हैं कि भारत न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। भुट्टो ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया और डॉक्टर मुनीर से कहा कि वो सदर अयूब को भी इस बात से आगाह करें। डॉक्टर मुनीर ने मजीद कहा कि इस वक्त ड्यूल टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पुरअमन मकासद और बम बनाने के लिए यकसा इस्तेमाल होती है, उसको हासिल करना फिलवक्त आसान है, लेकिन ये बहुत जल्द इतना आसान नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि फिलफौर न्यूक्लियर बजट को 150 मिलियन USD कर दिया जाए, लेकिन इस पर सदर अयूब का ये कहना था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अगर हमें बम खरीदना भी पड़े तो हम इसे ऑफ द शेल्फ यानी कि तैयार शुदा हालत में खरीद लेंगे। वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो ने इस हकीकत को भांप लिया था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के तहत आइंदा कुछ सालों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी फाइंडिंग्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में ये स्टेटमेंट भी थी, नाउ और नेवर, यानी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस सूरत हाल को देखते हुए भुट्टो ने मजीद $150 मिलियन यानी कि कुल 300 मिलियन के न्यूक्लियर बजट की मांग कर दी। इन मांगों में फ्रांस का एक रिप्रोसेसिंग प्लांट भी शामिल था, जिस पर कोई खास इंटरनेशनल चेक्स मौजूद नहीं थे, मगर ये अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा देर तक मौजूद रहने वाली नहीं थी। लेकिन सदर अयूब ने इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया। सदर अयूब की मोहताज स्ट्रेटेजी के बावजूद जुल्फकार अली भुट्टो न्यूक्लियर बम के एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। उन्होंने 1965 में मैनचेस्टर गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए अपना यह तारीखी जुमला बोला, हम घास खा लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, मगर हम अपना बम जरूर बनाएंगे।